मेरे जौनसार बावर के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलेराम वर्मा, गांव रेखाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जौनसार बावर की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं और जौनसार बावर के समाजों में समय के साथ हुए बदलावों पर चर्चा कर रहा हूँ। आज चर्चा का विषय है आज़ादी के बाद जौनसार बावर के समाजों में हुए बदलावों पर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तक जौनसार बावर की आधी जनसंख्या बंधुआ मजदूरी करने को विवश थी, जिसमें कोली समाज के लगभग 90% परिवार रहे होंगे। जौनसार बावर में कुछ लोग आज यह सोचते होंगे कि इस कुप्रथा को जौनसार बावर में लाने का कारण मुगल काल के शासक या अंग्रेज रहे होंगे। लेकिन यदि हम मुगल कालीन इतिहास और अंग्रेजों के समय के इतिहास को थोड़ा भी समझें तो पाएंगे कि मुगल शासकों ने कभी भी हिंदुओं के अंदरूनी, जिसमें कि मनुस्मृति के अनुसार समाज जातियों में बटा हुआ था और ब्राह्मणवादी सोच के कारण उन जातियों में आपसी भेदभाव, शोषण था। इन सब में मुगल शासकों ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अंग्रेजी शासनकाल में तो मनुस्मृति के नियम कानूनों ने जिन समाजों को विकास के रास्ते रोक रखे थे, उनके लिए रास्ते ही खोले थे, जैसे कि शिक्षा का रास्ता। जब हमारे देश में 1950 में अपना कानून आया, यानी कि भारतीय संविधान, तब उस कानून में मनुस्मृति के जो नियम कानून थे, जिसमें कि कुछ उच्च वर्ग की जातियों को विशेष अधिकार दिए गए थे, वे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके थे और समाज में किसी जाति विशेष के आधार पर भेदभाव, शोषण और ऊंच नीच की भावना आपराधिक श्रेणी में रख दी गई थी। लेकिन जौनसार बावर में क्योंकि मूल समाज और कोली समाज के लोग सदियों से सताए हुए लोग थे, इसलिए उनकी समझ, जागरूकता इतनी नहीं थी कि वह संविधान के मूल सिद्धांत को भी समझ पाते, जिसके कारण सरकार द्वारा आज़ादी के बाद चलाए गए विकास कार्य, जनहित कार्य का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि वे लोग तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार पर इतने पिछड़ते चले गए कि गरीब से दरिद्रता की तरफ धकेल दिए गए। जब सरकार की 18-19 साल बाद नींद खुली, या ये कहें कि होश आया, तब उन्होंने देखा कि जौनसार बावर की
आधी जनसंख्या तो विकास से कोसों दूर है। मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया 1966 के आसपास, और उस आयोग को जो काम सौंपा गया वो यह था कि उन्हें जो जौनसार बावर में 50% लोग विकास नहीं कर पाए, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उस योजनाओं को बनाएं और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजें। यदि उसी टाइम उस आयोग का यह भी काम होता कि आप उन लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उसका भी कारण ढूंढें, तो शायद उन्हें उसी समय यह मालूम हो जाता कि बंधुआ मजदूरी इनके विकास में सबसे ज़्यादा बाधक है। तो फिर हो सकता है कि बंधुआ मजदूरी से जौनसार बावर को उसी समय से छुटकारा मिल चुका होता। यहाँ पर मैं एक बात और भी जोड़ूंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बंधुआ मजदूरी के साथ साथ बेगारी भी जोड़ दी गई। बेगारी अंग्रेज़ों के समय में जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके लिए बिना मेहनताने के कार्य करना पड़ता था, लेकिन यह कार्य जौनसार बावर के समस्त समाज और जाति के लोग करते थे। केवल सियाणा लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे लोग ही अंग्रेज़ों के लिए इन मजदूरों का प्रबंधन करते थे। जब आयोग ने यह पता करने के लिए कि जौनसार बावर में जो 50% लोग आज भी अविकसित है, पिछड़े हैं, अनपढ़ है, उनका विकास की योजनाएं कैसे बनाई जा सकती है, तो उन्होंने जौनसार बावर का दौरा किया और उन्होंने पाया कि इनका विकास विशेष योजनाएं बनाकर और विशेष कल्याणकारी योजनाएं बनाकर किया जा सकता है, लेकिन यह योजनाएं केवल अनुसूचित जनजाति में रखकर ही इनके लिए बनाई जा सकती है। तो उन्होंने जौनसार बावर के इन गरीब लोगों के विकास के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति में रखने का मन बनाया। लेकिन जब इस बात का पता जौनसार बावर के जो उस समय वास्तविक स्वर्ण लोग थे, जैसे कि राजपूत और ब्राह्मण, जब उन लोगों को लगा तो वे लोग आयोग के सदस्यों तक पहुंच गए और उन्होंने अपना पक्ष इस रूप में रखा कि हम लोग तो सब जौनसारी लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारा तीज त्यौहार, हमारा खान पान सब एक सा ही है, तो हम लोगों को भी इसमें रखा जाए। आयोग के सदस्य जानते थे कि खस और जौनसार बावर के कोली और अन्य मूल समाज के लोगों को तो इस आधार पर रखा जा सकता है क्योंकि खस यद्यपि मूल समाज के अन्य लोगों से ज़्यादा सक्षम थे, लेकिन उन्हें इस आधार पर रखा जा सकता था क्योंकि उन्हें मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी शास्त्रों में
स्वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा गया था, लेकिन जौनसार बावर के राजपूत और ब्राह्मणों को तो रखना इस आधार पर उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में रखने के जो मानदंड थे उसमें यह लोग नहीं आ पा रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि यदि हम इनको नहीं अनुसूचित जनजाति में रखेंगे तो यह लोग विवाद में भी इस मसले को रखवा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के लाभ के लिए, यानी कि कोली समाज और मूल समाज के लोगों के लिए यह योजनाएं बना रही थी, उनकी तरफ से तो कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा था। तो विवाद में पड़ने से अच्छा उन्होंने समझा कि यदि इन लोगों को भी शामिल किया जाए तो किस आधार पर। यहाँ पर मैं अनुसूचित जनजाति में रखने के कुछ मानदंड आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, जैसे कि अनुसूचित जनजाति में आने का सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वह यह है कि वह ऊंची जाति में नहीं होने चाहिए। दूसरा है शिक्षा में पिछड़े हुए होने चाहिए। तीसरा है नौकरी में नहीं होना चाहिए। चौथा है उद्योग धंधे और व्यापार में नहीं होना चाहिए। तो जौनसार में यदि राजपूत और ब्राह्मण जाति को देखें तो वे तो उच्च जातियां थी, तो उन्हें कैसे अनुसूचित जनजाति में लाया जा सकता था। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो ब्राह्मणों के शास्त्र और उनकी शिक्षा के बारे में तो आज भी अगर जौनसारी लोग सोचें तो अचंभा होता है कि हमारे जौनसार बावर के ब्राह्मण लोग शास्त्रों के इतने ज्ञाता थे कि जौनसार बावर में एक तरह से प्राचीन समय में चमत्कार ही करते रहे थे। नौकरियों की बात अगर की जाए तो मैं उपल गांव खत से बिलोंग करता हूं और 1968 के आसपास की यदि मैं सरकारी नौकरियों में समाजों का आकलन इस आधार पर करूं कि खस, ब्राह्मण और राजपूत कितने थे और मूल समाज के लोग कितने थे, तो मैं पाता हूं कि पूरे खत में जितने लोग ब्राह्मण, राजपूत और खस समाज के उस समय सरकारी नौकरियों में थे, उतने तो पूरे जौनसार में भी मूल समाज के लोग नहीं थे। आप भी मंथन करें और सोचें कि आपके खत में उस समय मूल समाज के और ब्राह्मण, राजपूत और खस समाज के कितने लोग सरकारी नौकरियों में थे। तीसरा जो मानदंड था उसके आधार पर भी यदि देखें तो नौकरियों में मूल समाज
का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। चौथा मानदंड व्यापार और उद्योग धंधे। हाँ, इस आधार पर यह जॉन सारभाउर का समाज अनुसूचित जनजाति में आ सकता था, लेकिन क्योंकि आयोग के लोग भी विवाद से बचना चाहते थे और मूल समाज के लोगों को कैसे फायदा पहुँचे उसके लिए वे लोग भी तत्पर थे, तो इसलिए इसमें विलम्ब शायद वे लोग भी नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने यह सोच बनाई कि इन लोगों को भौगोलिक आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर अनुसूचित जनजाति का जो मानदंड है वो यह है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में जो समाज और समूह निवासरत है वो सजातीय होने चाहिए। और उन्होंने फिर जॉन सारभाउर के भौगोलिक क्षेत्र में निवासरत लोगों को जौनसारी सजातीय माना और इसीलिए हमारे क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति जौनसारी माना गया है। और जब जॉन सारभाउर का उच्च वर्ग और मूल समाज के लोग एक ही लाइन पर इस रूप में आ गए, जो मालिक थे यानी कि जो बंधुआ मजदूरी करवा रहे थे और जो नौकर थे यानी कि जो बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, वो अब सरकारी नौकरियों में जाने का, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ही लाइन में आ गए थे। अब इसका फायदा किस समाज को ज़्यादा मिलता, यह आप लोग सोचें और मंथन करें। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक था, उच्च वर्ग जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत और कुछ हद तक खस लोग भी सरकारी सेवा में लगने लगे और वे जब जॉन सारभाउर से बाहर अपनी सेवा देने लगे तो उन्हें तो देश के अन्य लोगों ने आरक्षित वर्ग का ही समझा होगा, और आरक्षित वर्ग का मतलब है कमज़ोर, गरीब, कम पढ़े लिखे, दलित, दरिद्र। और जब यह कर्मचारी अधिकारी वापस जॉन सारभाउर में आते हैं तो वे खुद तो संविधान का लाभ लेकर आरक्षित वर्ग में नौकरी करते हैं, लेकिन जब जॉन सारभाउर में वापस आते हैं तो उनका जातिगत हैंट, जातिगत रौब फिर वापस मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी सोच में परिवर्तित हो जाता है और इसी आधार पर वे लोग फिर अशोभनीय, असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार मूल समाज के लोगों के साथ करने लगते हैं। और उसके देखा देखी जो उसके भाई बंद जॉन सारभाउर में ही है, जो कि उनसे कम पढ़े लिखे, कम समझदार है, उन पर एकदम उल्टा इसका असर पड़ता है। अब यदि जॉन सारभाउर के मूल समाज के लोगों को इस अमर्यादित, अशोभनीय, असंसदीय व्यवहार से बचना है तो इसकी एक ही तोड़ है कि आप भी उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की टोन में, उन्हीं की तरह से अमर्यादित व्यवहार का जवाब दें। उससे
दो तरह की बातें सामने आएगी। एक तो यह जो उनमें से समझदार होगा और दोबारा जब आपसे मिलेगा तो वह आपसे मर्यादित व्यवहार करेगा, और जो अनपढ़ और नासमझ होगा वो अपनी जाति के आधार पर रौब दिखाते हुए आपसे फिर दोबारा वही अमर्यादित व्यवहार करेगा, जिसके कारण जब आप उसका जवाब उसी की भाषा में दोगे तो झगड़ा भी हो सकता है, जिसके लिए आपके पास आज संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी सुरक्षा हो सकती है और उन्हें सबक भी मिल सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मूल अधिकारों का हनन तो केंद्र सरकार भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं कर सकती। यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत रोक लगाता है और मूल अधिकारों का हनन होने के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। अब बात आती है जौनसार बावर में नैतिकता की। नैतिक आधार पर यदि सोचें तो जौनसार बावर के मूल समाज भले ही अज्ञान था, बिना जानकारी, अनपढ़ होने के कारण जो उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया, वो किसी न किसी रूप में जौनसार बावर के जो सक्षम समाज थे उन्हें तो मिला ही है। यदि मूल निवासियों की वजह से सक्षम समाज को लाभ हुआ है तो भी एक तरह से उन्हीं की वजह से मिला है, जैसे कि उनका पिछड़ापन, उनका अशिक्षित होना, उनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। तो यदि जौनसार बावर के लोग आज अपना कर्तव्य मूल निवासियों के प्रति निभाते हैं तो केवल इस रूप में निभाएं कि उनके अधिकारों को और उनके मूल अधिकारों को आप समझें, और हो सकें तो जो जौनसार बावर में वास्तविक गरीब, पिछड़े, अशिक्षित है, उनको समस्त जौनसार बावरी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। तभी ही हम लोग अपना जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर पाएंगे। नहीं तो लालच में तो गरीब का हक भी हम छीन रहे हैं, लेकिन जो हक सरकार गरीबों को दे रही है वो तो कम से कम उन्हें मिलना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। अगली बार आपसे फिर मिलूँगा।
तब तक के लिए जय भारत, जय जौनसार भावर, जय जौनसारियत। धन्यवाद।